वन आज हम क्लास 8 का चैप्टर सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट को हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज पहले समरी पढ़ते हैं, उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। सियाचिन का मतलब होता है लैंड विद एन अबेंडेंस ऑफ रोजेस, जहाँ बहुत सारे रोजेस उगाए या पाए जाते हैं। ये काराकोरम रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये इंडिया और पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्तर पूर्व में स्थित है। दोनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान जो अपने अधिकार का दावा करते हैं। इसके लिए बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं और 1984 के बाद से सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के कंट्रोल में है और सल्टारो रिज पाकिस्तान के कंट्रोल में। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ख़राब है। जितने भी सोल्जर्स का यहाँ पे डेथ होता है वे सारे सोल्जर्स एनिमी अटैक यानी कि दुश्मन के अटैक से नहीं मरते, बल्कि बहुतों का डेथ लंग्स में खून जम जाने के कारण हो जाता है। मींस ब्लड क्लॉटिंग के कारण भी बहुत सारे सोल्जर्स का डेथ होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आइए इसके बाद का स्टार्ट करते हैं। डेली एग्जिस्टेंस हियर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर or at least 15 years. Of every 2 men sent up, 1 is a casualty. The main glacier and its 7 branches face blizzards with speed of up to 150 knots, nearly 300 km per hour, that can blow a man off. Temperature drops to 40 degrees below freezing point. The lowest recorded so far has been minus 45 degrees Celsius. यहाँ रहना इतना ज़्यादा पेनफुल, इतना ज़्यादा दर्द भरा होता है कि एक बार जब सोल्जर्स का पोस्टिंग यहाँ पे होता है, इसके बाद उन्हें नेक्स्ट 15 इयर्स के लिए यहाँ नहीं भेजा जाता है। हर 2 सोल्जर जो यहाँ भेजे जाते हैं उनमें से एक दुर्घटना के शिकार होते हैं और ये दुर्घटना होता है क्लाइमेट के कारण, मौसम के कारण। जो मेन ग्लेशियर है और उसके साथ के छोटे छोटे ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ पे 150 नॉट्स के बर्फ़ानी हवा चलती है, यानी वो ग्लेशियर्स 150 नॉट्स के बर्फ़ानी हवा को फेस करते हैं और इसमें इतना पावर होता है कि वे किसी को भी उड़ा ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि सोल्जर्स को भी। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये है कि नॉट्स क्या होता है। नॉट्स का मतलब होता है समुद्री मील। यह लंबाई का एक इकाई है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक गिर जाता है और सबसे लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, जो लोएस्ट तापमान जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो है -40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसे टेम्परेचर में हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे ज़िंदा रहेंगे। लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वे इस कंडीशन में न सिर्फ रहते हैं बल्कि खुद को मेंटली अलर्ट और फिज़िकली फिट भी रखते हैं, जो हमारे सोच के बाहर है। Added to this, the wind chill factor WCF in the region has proved fatal. The shelter and clothing given to the Jawans is designed to protect them from WCF of up to 800. But the average WCF in winter is around 1400 when any exposed flesh will freeze within minutes. In such an extreme environment, normal life is virtually impossible because almost everything freezes solid. इसके अलावा जो विंड चिल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा घातक होता है। यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे जो रहने वाले हैं उन्हें स्पेशली डिज़ाइंड कपड़े दिए जाते हैं और वो ड्रेस या उनका जो घर होता है वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि सोल्जर्स को 800 WCF तक प्रोटेक्ट यानी बचा सके। लेकिन औसतन यहाँ का जो विंड चिल फैक्टर है वो है 1400। मींस जो ड्रेस होता है वो 800 को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ पे 1400 विंड चिल फैक्टर होता है। यहाँ पे रहना या यहाँ पे कोई भी इंसान जम सकता है। वातावरण में नॉर्मल लाइफ तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इस एनवायरनमेंट में रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर कुछ फ्रीज हो जाता है, हर कुछ यहाँ पे जम जाता है। Onions need to be cut, eggs become like rocks and cannot even be broken, and most toothpastes except gels cannot be squeezed out. Chocolates become as hard as steel plates.
and if you bite them, you could break your teeth. Metal and human skin become so chilled that when a Jaban tries to load his gun, the bullets stick to his gloveless hands. यहाँ पे प्याज को काटना बहुत मुश्किल होता है और अंडे जो हैं वो पत्थर की तरह कड़े हो जाते हैं और उन्हें फोड़ना बहुत बहुत इम्पॉसिबल काम होता है। अगर हम जेल को छोड़ दें तो बाकी टूथपेस्ट को स्क्वीज़ करना मीन्स उनको निकालना भी इम्पॉसिबल होता है। चॉकलेट्स स्टील के प्लेट की तरह कड़े हो जाते हैं और अगर हम उन्हें दांत से काटने की कोशिश करेंगे तो हमारे दांत भी टूट सकते हैं। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा होता होगा। धातु और चमड़े जो मेटल होते हैं और जो स्किन है वो इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं कि जब कोई सोल्जर अपने बंदूक को लोड करने का कोशिश करता है, वो भी बिना ग्लव्स के, तो उनके हाथ जो हैं उस बुलेट में चिपक जाते हैं और उन्हें लोड करना एकदम से इम्पॉसिबल हो जाता है। If he tries to take them off, the skin will also peel off. Except for rum and kerosene, everything is frozen solid. Even in full clothing, one cannot stand outside for more than 10 minutes. One big challenge is to keep men mentally alert in that condition. When a soldier gets a call to join the glacier camp, he baths and shaves, knowing that he will not be in a condition to do so for the next 3 months. तो यहाँ पे जो है बुलेट्स जो होते हैं वो उनके हाथ में चिपक जाते हैं। जब कोई सोल्जर बिना ग्लव्स के कोशिश करता है कि अपने बंदूक को लोड कर सके तो उनका हाथ जो है वो बुलेट में चिपक जाते हैं और अगर कोई उसे छुड़ाने का कोशिश करता है तो हाथ तो नहीं छूटते बल्कि चमड़े भी निकल आते हैं। आप सोचिए कि कितना पेनफुल होता होगा। मीन्स बिना ग्लव्स के वो लोग अपने हाथ से बुलेट को लोड भी नहीं कर सकते हैं। केरोसिन तेल और रम के अलावा यहाँ सब कुछ जम जाता है। यहाँ पे कि पूरे कपड़े पहनने के बाद भी अगर कोई इंसान पूरा कपड़ा पहनने के बाद भी वो 10 मिनट से ज़्यादा उस बाहरी कंडीशन में नहीं रह सकता, लेकिन इस कंडीशन में भी सोल्जर डटे रहते हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है यहाँ पे वो ये होता है कि इतने कूल एनवायरनमेंट में, एकदम फ्रीजिंग वाला टेम्परेचर में उन्हें खुद को मानसिक रूप से चौकन्ना भी रहना पड़ता है कि कहीं से कोई अटैक ना हो जाए। स्टूडेंट्स, जैसे ही ठंड बढ़ता है हम सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, तो सोचिए उस कंडीशन में वो सोल्जर्स कैसे रहते होंगे, किस तरह से वो वहाँ पे रहते हैं और सरवाइव करते हैं। जब किसी सोल्जर को ग्लेशियर कैंप ज्वाइन करने के लिए लेटर मिलता है तो सबसे पहले वो सोल्जर नहाता है, उसके बाद वो शेव यानी कि दाढ़ी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पता नहीं फिर से ये जो कंडीशन है उन्हें ऐसा मौका कब मिलेगा। हो सकता है ऐसा मौका उन्हें 3 महीने के बाद मिले, तो वो वहाँ जाने से पहले खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं। Many write long letters home, being uncertain when they may be able to do so next. Then they pack their rucksacks with warm clothes, a sleeping bag, photographs, toiletries, and all important kerosene stove. The stove is used for keeping warm and helping in melting snow for drinking and having a wash. On 3rd February 2016, an avalanche hit an Indian military base in northern Siachen Glacier region, trapping 10 soldiers under deep snow. तो बहुत से जो सोल्जर्स हैं वो बहुत सारी लंबी लेटर्स लिखते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि फिर से कब मौका मिले कि वे अपने फैमिली को लेटर लिख सकें। इसके बाद वो अपने बैग को पैक करना स्टार्ट करते हैं, गर्म कपड़े रख लेते हैं, स्लीपिंग बैग, फ़ोटोग्राफ्स और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों की पैकिंग करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्हें अपने साथ लेना होता है वो होता है केरोसिन स्टोव। और स्टोव का यूज़ बर्फ़ को पिघलाने के लिए किया जाता है। उस पिघले हुए बर्फ़ को, जो पानी होता है, बर्फ़ को पिघलने के बाद का जो पानी होता है, उसे पीने और बाकी सामान को धोने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स वहाँ पे पानी भी नहीं मिलता है, बर्फ़ को पिघला के पानी यूज़ करते हैं। और साथ ही स्टोव से वो खुद को गर्म भी रख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे
भयानक कंडीशन होता है। सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में जो है वो एक मिलिट्री बेस कैंप था और 3 फरवरी में एक एवलांच जो है वहाँ पे उस बेस कैंप को हिट करता है और जिसके अंदर 10 सोल्जर्स दब के मर जाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि एवलांच किसे कहते हैं? तो पहाड़ से गिरते हुए बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़ों को एवलांच कहा जाता है और इनमें इतना ज़्यादा ये बर्फ़ जो होता है एकदम पत्थर की तरह होते हैं, जिसके अंदर कोई भी अगर दब जाए तो उसे निकलना या फिर उसे ज़िंदा निकाल पाना एकदम से इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बहुत ऊंचाई से बड़ा बड़ा बर्फ़ का चट्टान वहाँ से गिरता है और जिसके अंदर कोई दब गया तो वो ज़िंदा निकलेगा ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लांस नायक हनुमंथापा कोपाद, an Indian soldier with the Madras Regiment of Indian Army, survived the massive avalanche. He was found during post-disaster avalanche rescue operation by the Indian Army 6 days after the disaster. He was rescued from 35 feet beneath the snow in minus 45-degree temperature. 9 other personals at the post died in the incident. Kopad also couldn't survive for long due to multiple organ failure few days after he was rescued. तो लांस नायक हनुमंथप्पा कोपाड वो भारतीय सैनिक थे जो कि मद्रास रेजिमेंट के सोल्जर थे। वे ही सिर्फ इस अटैक में बच पाते हैं क्योंकि ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और कब बचते हैं? आपदा के बाद जब बचाव कार्य में जुड़े सैनिक थे वे उन्हें 6 डेज़ के बाद उन्हें निकाल पाते हैं। मीन्स जब सर्च अभियान स्टार्ट होता है तो उसके बाद 6 डेज़ तक वो अभियान चलता है, सर्च ऑपरेशन। उसके बाद उन्हें निकाला जाता है। उन्हें 35 फीट नीचे बर्फ़ से निकाला गया। उस समय जब उन्हें निकाला गया था तो वहाँ का टेम्परेचर माइनस 45 डिग्री सेल्सियस था। 9 और सोल्जर्स जो है इस घटना में मारे गए थे। कोपाड भी बहुत दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाए। जब उन्हें निकाला गया कुछ दिन तक वो ज़िंदा थे। ज़िंदा रहने के बाद कुछ दिन के बाद ही क्या हुआ कि उनका ऑर्गन फेलियर यानी कि जो शरीर के अंग होते हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया और इसके बाद उनका भी डेथ हो जाता है। तो वो 10 सोल्जर्स जो है एक भी नहीं बच पाते हैं इसमें। Avalanche and other environment factors are the leading cause of death in Siachen. Over 870 soldiers have lost their lives in the recent past due to climatic conditions and environmental factors. Despite such challenge and hardships, our army men are always ready to serve the nation and make our countrymen be safe and secure all the time. तो एवलांच और दूसरे एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो सैनिकों के मृत्यु का एक कारण है। लगभग 870 सैनिक की हाल में डेथ हो चुकी है। ख़राब एनवायरनमेंट और मौसम के कारण जो मृत्यु बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। इतना ज़्यादा चैलेंज और इतने कठिनाई के बाद भी सोल्जर्स अपनी सेवा के लिए, अपनी देश की सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। वे हर समय अपने देशवासियों को सकुशल और सुरक्षित रखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें अपने सोल्जर्स पे, अपने सैनिकों पे गर्व होना चाहिए क्योंकि वे खुद को बलिदान करके भी हमें बचाते हैं। सो वी शुड सल्यूट आवर सोल्जर्स। स्टूडेंट्स, ये था सियाचिन का सेकेंड पार्ट। इस पार्ट पे हम लोग ये पढ़े हैं कि एक सोल्जर जो सियाचिन जाता है या वो कहीं पे भी हमारे कंट्री के किसी भी पार्ट में रहता है तो वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं ताकि हम अपने घरों में सेफ रह सकें। तो इसलिए हमें सोल्जर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें सल्यूट करना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा।